हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बिजनेस स्टडीज के आज के क्लास में, जहां आज हम लोग लेसन नंबर 4 अध्याय नंबर या अध्याय संख्या 4 आपके बिजनेस स्टडीज से पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्लानिंग, नियोजन। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। और ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रबंध जब भी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब प्रबंध का जो सबसे पहला काम होता है बाबू, मैनेजमेंट का जो सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है, उसको हम लोग प्लानिंग कहते हैं। आइए आज के क्लास में हम लोग जाने कि प्लानिंग क्या है और प्लानिंग से रिलेटेड और भी कौन बहुत सारी चीजें आज के क्लास में हम कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाबू कि प्लानिंग क्या है। देखिए बाबू, नियोजन जो है, नियोजन प्रबंध का सबसे पहला काम है। नियोजन प्रबंध का सबसे पहला काम है, जिसके अंतर्गत हम लोग भविष्य में क्या करना है ये पहले से प्लान करते, पहले से डिसाइड करते। यानी कि आमतौर पे एक संगठन या एक संस्था अपने लक्ष्यों को पहले से निर्धारित करती है। इस प्रक्रिया को नियोजन कहा जाता है। अगर आप इसका डिफिनेशन डिफाइन करने जाएंगे तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नियोजन प्रबंध का सबसे पहला कार्य है, जिसके अंतर्गत भविष्य में किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा तैयार की जाती है। यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी संरचना बनाई जाती है कि संगठन को फ्यूचर में क्या करना है, भविष्य में कौन सा गोल उसको हासिल करना है और उसकी क्या क्या प्रक्रिया होगी, ये सारे काम हम लोग प्लानिंग, नियोजन के अंतर्गत करते हैं। और प्रबंध की शुरुआत नियोजन से ही होती है। यानी कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन विच वी डिटरमाइंड आवर गोल्स। इसके अंतर्गत हम अपने गोल्स को निर्धारित करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित करते हैं, और उसको पूरा करने के जो भी हमारे पास संसाधन हैं उनके बारे में सिर्फ सोचते हैं। नियोजन सिर्फ भविष्य से संबंधित कार्यों के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। यहां आप देख पा रहे होंगे कि नियोजन अग्रिम में सोचने को संबोधित करता है। सामान्यतः भविष्य में क्या करना है उसे अग्रिम में तय करना ही नियोजन कहलाता है। यानी कि हम सामान्य शब्द में यदि कहें तो नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है या सबसे पहला कार्य है, जिसके अंतर्गत क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, किसके द्वारा करना है, इत्यादि तथ्यों पर पहले से विचार करके एक योजना बना ली जाती है। यानी कि एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाता है कि किसी, अगर कोई हमारा उद्देश्य है तो उसको किस प्रोसेस से हम हासिल करेंगे, किस प्रक्रिया से हासिल करेंगे, इसके बारे में पहले से सोचने की प्रक्रिया नियोजन, प्लानिंग कहलाती है। आई होप कि आप लोग को प्लानिंग समझ में आ रहा होगा। आइए इसके बारे में आगे देखते हैं बाबू। अब हम लोग देखेंगे कि नियोजन की विशेषताएं या लक्षण कौन कौन से हैं। यानी कि जब हम लोग प्रबंध का कार्य शुरू करते हैं, जिसका पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग, नियोजन, इसमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो सबसे पहली विशेषता है कि नियोजन उद्देश्यों की उपलब्धि में योगदान देता है। ध्यान दीजिए कि जब भी किसी उद्देश्य को हम निर्धारित करते हैं कि भविष्य में हमको कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाते हैं। यानी कि बिना बढ़िया योजना के, एक बड़ी सटीक योजना के बगैर हम किसी भी भविष्य के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि यदि हमको अपने फ्यूचर का कोई गोल प्राप्त करना है तो उसके लिए जरूरी है कि नियोजन किया जाए और बढ़िया नियोजन किया जाए। दूसरा है बाबू, नियोजन प्रबंध का प्रमुख एवं प्राथमिक कार्य है। अभी हमने डेफिनेशन में क्लियर किया कि नियोजन प्रबंध का सबसे पहला काम है। यानी कि प्रबंध का फंक्शन जो शुरू होता है बाबू, वो नियोजन से ही शुरू होता है। आप लोग खुद सोचिए कि कोई कार्य करने के लिए
जब आप आतुर होते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में सोचते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले हम लोग उसके बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। तो नियोजन जो होता है वो प्रबंध का सबसे पहला काम है और प्रमुख कार्य भी है, क्योंकि बाकी के जो भी कार्य हैं वो नियोजन पर ही निर्भर है। अगर नियोजन ही नहीं होगा, प्लाने नहीं होगा, तब बाकी के कार्यों को आप एक्सिक्यूट नहीं करा पाएंगे। तीसरा जो है वो नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। सतत का प्रक्रिया का मतलब होता है निरंतर चलने वाली। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए बाबू, प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती है। एक कार्य को आप करते हो, फिर दूसरे की प्लानिंग आपको करनी पड़ती है। यानी कि एक मैनेजमेंट में या फिर कहें कि एक संगठन में, एक संस्था में आपको प्लानिंग निरंतर रूप से करनी पड़ती है, क्योंकि एक लक्ष्य आप निर्धारित करते हो, उसको प्राप्त करते हो, फिर दूसरे के बारे में सोचते हो, फिर उसकी प्लानिंग करोगे, फिर तीसरे की प्लानिंग करोगे। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, प्रत्येक कार्य के लिए आपको प्लानिंग करना होगा। चौथा जो है नियोजन भविष्यवादी है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नियोजन किसके लिए होता है, भविष्य के लिए। यानी कि भविष्य में एक संस्था को या एक व्यक्ति को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, इन सब बातों का पहले से सोच लेना, पहले से एक रूपरेखा तैयार कर लेना, नियोजन वही है। तो नियोजन किससे संबंधित है, भविष्य से। किससे, भविष्य से। नियोजन नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने नियोजन करके रखा है, प्लान करके रखा है, और हमारा कार्य जो है प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, यानी जो हमने प्लानिंग की थी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग यदि हमारा काम नहीं हो पा रहा है, हमने जो सोचा था उस तरह से नहीं हो रहा है, तो इस पर कंट्रोलिंग किया जा सकता है कि आखिर वैसा क्यों नहीं हो रहा है। हमने जो सोचा था, जो हमारा उद्देश्य था, वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है। तो जब उसमें डिफरेंस आएगा तो हम उस पर क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। कहीं ना कहीं वर्कर्स की गलती या रणनीति की गलती या फिर नियम की गलती, तो उसको जो है सुधारने में और नियंत्रण करने में नियोजन अहम भूमिका निभाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बाबू। ये 5 ठो जो है उसकी विशेषताएं आप लोगों ने देखा। अब आप लोग देखेंगे कि नियोजन के लाभ अथवा महत्व कौन कौन से। देखिए, जब भी आप नोट्स बनाइए तो सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए। जो जो पॉइंट्स हम समझाते हैं उस पॉइंट्स को आपको लिख लेना है, फिर उसको स्वेच्छा से अपने से उसके बारे में बात करके सोचना है कि हम उस बारे में बोल पा रहे हैं कि नहीं, हम उस बारे में लिख पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को अभी नियोजन मैंने समझाया, तो नियोजन को डिफाइन करिए आप, फिर नियोजन की विशेषताओं के 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स को लिखिए अपने नोट्स में। फिर अगर आप अगला जो नोट्स बनाने जा रहे हो, अगला उसके बाद आप नियोजन के लाभ अथवा महत्व को लिखिए। वैसे ही हेडिंग देके आपको क्रमबद्ध तरीके से लिखना है अपने नोट्स में, ताकि आपको वो उपयोगी हो सके। आइए देखते हैं बाबू कि नियोजन के लाभ अथवा महत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए बाबू, सबसे पहला जो है कह रहा है कि नियोजन अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है। यानी कि जो अनिश्चित कार्य हैं, हमें ऐसा, जैसे मान लीजिए कि अचानक से अगर आपको कुछ करना पड़ता है तो बड़ी मुश्किल होती है। अब वही अगर पहले से आप प्लान करके रखे रहते हैं तो उस काम को एक्सिक्यूट करने में या परफॉर्म करने में आसानी होती है। जैसे अचानक से आपके घर 20 गो लोग आ जाए, 20 लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने में दिक्कत होगी ना। अगर आप पहले से ये सोच के रखे हैं कि हो सकता है हमारे यहाँ 20 लोग आए हैं, तो उसका प्लान आप पहले से किए होंगे, पहले से सारी व्यवस्थाएं होंगी, उनके आने के बाद तुरंत जो है आप उन लोगों को खाना पीना खिला सकते हैं। तो ये क्या करता है बाबू कि जो अनिश्चितता है उसके जोखिम को कम करता है। प्लानिंग जो है, किसी मैनेजमेंट कहता है कि अगर किसी भी कार्य को आपको करना है तो सबसे पहले उस कार्य का क्या करिए, प्लान करिए, इत्मीनान से उसके बारे में सोचिए पहले। ये नहीं कि सीधा काम करने लगिए। काम यदि फ्यूचर में करना है तो पहले उसके बारे में सोचिए। सिर्फ करना है ही पर्याप्त नहीं है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, इन सब बातों पे आपको चर्चा करनी होती है। दूसरा जो है बाबू, वो कह रहा है कि नियोजन दिशा प्रदान करता है। देखिए, जब प्लान फिक्स रहेगा, जब प्लानिंग हुई रहेगी बाबू, तो वो आपको बताएगी कि काम कैसे करना है, कौन सा मार्ग आपको लेके चलना है,
किसी भी कार्य को करने के बहुत सारे वैकल्पिक तरीके भी हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है तो वहां जाने के बहुत सारे साधन हैं। आप पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं। अब उसमें आपके हिसाब से जो उचित है उसका चयन आप करेंगे। तो ये नियोजन जो होता है, अगर पहले से सब कुछ डिसाइड है तो ये आपको दिशा प्रदान कर देगा कि भाई इसमें इस हिसाब से जाना ठीक रहेगा। आपको उस समय इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तीसरा, नियोजन समन्वित प्रयास स्थापित करता है। ध्यान दीजिएगा कि नियोजन जो है वो एक इस तरह का प्रयास जो कि पहले से उसकी रूपरेखा तैयार है तो वह एडजस्टेबल है, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो वो समन्वित जो कि आपके संगठन को सही मार्ग में ले जाए, सही स्थिति प्रदान करे, इस तरह का समन्वय जो है या इस तरह का प्रयास जो है वो आपके संस्था के अंदर जोड़ता है। यानी आपके कार्य का एक ऐसा ही मार्ग वो बताएगा जो आपके व्यवसाय के लिए सही हो। नियोजन नवीनीकरण और रचनात्मक को प्रोत्साहित करता है। ध्यान दीजिएगा, नियोजन जो होता है वो हमेशा जो है नवीनीकरण और रचनात्मक को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि जब भी कोई प्लान होता है तो उस प्लान के तहत ये ध्यान रखा जाता है कि हमारा जो कार्य प्रक्रिया है यानी हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम जिस मार्ग से होके गुजरने वाले हैं उस मार्ग में क्या क्या नए विकल्प और क्या क्या जो है रचनात्मक प्रक्रियाएं हो सकती हैं, इन सब की व्याख्या वो पहले से कर लेता है। सबका एक्सप्लेन पहले से कर लेगा, सबका एनालिसिस कर लेगा, विश्लेषण कर लेगा, तब जो है आपका लक्ष्य निर्धारित करेगा। पांचवा जो है, नियोजन बाधाओं को हटा देता है। जैसे अगर पहले से हम सब कुछ प्लान करके बैठे हैं तो हमारे मार्ग में कोई बाधा आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि हम जब पहले से प्लान किए हैं तो आने वाली सभी बाधाओं का समीक्षा किए होंगे, और जब सब बाधाओं का समीक्षा करके प्लान तैयार किए हैं तो हमारे मार्ग में कोई भी बाधा आने वाली नहीं है। अगर कोई बाधा आती भी है तो हम उसके बारे में पहले से प्लान करके रखे हुए हैं, उससे निपट लेंगे। प्लानिंग पहले से उसके बारे में सोच के रखा होगा, तो वो अगर कोई बाधा आ जाती है, बाई चांस कोई समस्या आ जाती है तो उससे वो निपट लेगा। नियोजन निर्णय निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है। नियोजन निर्णय निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी कार्य से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो अगर हम पहले से नियोजन करके रखे हैं तो निर्णय लेने में आसानी है, क्योंकि नियोजन में इसका एक्सप्लेनेशन हम किए होंगे कि भाई कौन से समय में कौन सा निर्णय लेना है। अगर यही अचानक से लेना पड़े तो हम लोग को सोचना पड़ जाएगा, ये लें, ये सही रहेगा कि ये सही रहेगा कि वो सही रहेगा, क्योंकि किसी भी कार्य के विकल्प ज्यादा होते हैं हमारे सामने। किसी भी कार्य को पूरा करने का विकल्प हमारे पास ज्यादा होता है, तो उस विकल्प में से कौन सा चुने ये काम नियोजन पहले करके रखता है, ये उस समय के लिए छोड़ता नहीं है। अगला जो है बाबू हम लोग देखने वाले हैं नियोजन की सीमाएं। देखिए, दुनिया में जितने भी नियम बनते हैं उन नियमों में दोष का होना स्वाभाविक है। दुनिया में कोई ऐसा नियम नहीं है जिसका विरोध नहीं हुआ हो, जिसका अपवाद नहीं हो, जिसमें कमियां नहीं हो। उसी तरह से अभी तक हमने क्या देखा कि नियोजन क्या है, नियोजन में किस किस तरह की विशेषताएं हो सकती हैं। उसके बाद हमने देखा कि नियोजन के महत्व अथवा लाभ कौन कौन से हैं, और अब हम लोग देखने वाले हैं क्या कि नियोजन में कौन कौन से दोष हैं। नियोजन में कौन कौन से दोष हैं, नियोजन में कौन कौन सी कमियां हैं। नियोजन के दोष, कमियां या सीमाएं सब एक ही होती हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई दोष पूछे, कमियां पूछे या सीमाएं पूछे, तीनों एक ही होता है। महत्व पूछे, लाभ पूछे, गुण पूछे तो वो भी एक ही होता है। अवगुण भी सीमाओं के अंडर में ही आता है। लक्षण, विशेषता, तत्व पूछे तो आपको उसमें एक ही लगभग होता है। तो ये ध्यान देना होता है एग्जाम के टाइम। बहुत बार होता क्या है कि हम रट के गए होते हैं कि नियोजन की सीमाएं ये हैं, और वहां पूछ देता है कि भाई नियोजन के दोष बताइए।
अब हम पड़ जाते हैं टेंशन में, भाई हम तो पढ़ के आए हैं नियोजन की सीमाएं, यहाँ पूछ दिया नियोजन का दोष। तो बाबू आपको ये जानना बड़ा जरूरी है कि पर्यायवाची नाम कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे अगर आपसे दोष पूछे, सीमाएं पूछे, अवगुण पूछे, ये सब एक ही है। आइए देखते हैं कौन कौन से जो है समस्याएं इसमें या दोष या फिर सीमाएं हो सकती हैं। सबसे पहला है गलत पूर्वानुमान। बाबू देखिए कि जब हम फ्यूचर के बारे में अनुमान लगा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा अनुमान सही लगे, गलत अनुमान भी हो सकता है। क्योंकि देखिए भविष्य के बारे में कोई जानता नहीं। तब भविष्य नियोजन काम क्या है, भविष्य के बारे में सोचने की। तो जब हम भविष्य के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है कि उससे संबंधित जो अनुमान हम लगाए हों वो अनुमान क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। नहीं हो सकता है। अरे हम सोच लिए कि कल 8 बजे जो है यहां पहुंच जाएंगे, और जिस तरह से कल हुआ सुबह से बारिश होने लगा, अगर होने लगेगा तो कैसे पहुंचेंगे, दिक्कत होगी ना, होगी कि नहीं होगी। कभी कभी पूर्वानुमान गलत भी होते हैं, अक्सर नहीं होते हैं लेकिन कभी कभी होते हैं। दूसरा है नियोजन में बहुत समय लगता है। भाई अगर किसी चीज के बारे में हमको प्लानिंग करनी है तो उस पर सोच विचार करना, विश्लेषण करना, समय तो लगेगा, बिना समय लगे तो होगा नहीं। तो नियोजन जो होता है उसमें समय लगता है। तीसरा जो है नियोजन में भारी लागत शामिल है। अब ध्यान दीजिएगा कि प्लान करने के लिए प्लानिंग स्टाफ, विशेषज्ञ बैठे रहते हैं जो विश्लेषण करते हैं, हर बात पे अपनी प्रतिक्रिया को देते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। तो इन सब लोगों को मैनेज करने के लिए धन खर्चा होता है, उन सब लोगों को पेमेंट देना होता है, जिससे क्या होता है, लागत आती है। तो नियोजन करने से अगर कोई संस्था या संगठन नियोजन का कार्य करती है तो उससे उसको क्या करना पड़ता है, लागत का सामना भी करना पड़ता है, यानी लागत उठाना पड़ता है। नियोजन में कठोरता है। अब यहां ध्यान दीजिए, इनके कहने का मतलब यह है कि नियोजन जब एक बार हो गया तो हम लोगों को उसी को फॉलो करना है। अगर वर्तमान समय में जब हम उस कार्य को परफॉर्म कर रहे हैं हमारे पास उससे बढ़िया भी विकल्प है तो हम उसका चयन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विकल्प का चयन पहले ही हो चुका है। समझ में आ रहा है। पहले ही नियोजन में अगर प्लानिंग में ये डिसाइड हो चुका है कि इस मार्ग से कार्य को किया जाएगा तो उसमें कठोरता है, उसको फॉलो करना है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है एक कठोरता का विषय बनता है। बाहरी वातावरण से उत्पन्न सीमाएं। जैसे ध्यान दीजिएगा बाबू, अभी हमने कहा ना कि बहुत से ऐसे तत्व, अभी हम लोग इसके पहले जो पढ़े थे व्यवसायिक वातावरण, उसमें हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे ऐसे बाहरी वातावरण हैं जिन पर व्यवसाय का कोई क्या, व्यवसाय का कोई कंट्रोल नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन वो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तो यहां कह रहा है कि बाहरी वातावरण से उत्पन्न सीमाएं। जैसे आप यदि प्लान करेंगे तो आप तो सब कुछ पॉजिटिव सोच के करेंगे, लेकिन अगर बाहरी वातावरण से कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस समस्या से निपटना पड़ता है और उस समस्या का खामियाजा हमारे प्लानिंग को भुगतना पड़ता है। क्योंकि हमने जब प्लान किया था तब उस तरह की समस्या पे हमने डिस्कस नहीं करा था, अचानक से उत्पन्न हुई है तो वह हमारे व्यवसाय को या हमारे प्लानिंग को डिस्टर्ब करेगी। अगला है बाबू, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता। तो ये बात तो सही है भाई कि सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन बिना सोचे समझे भी तो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि उनको अपवाद ही बताना है, उनको दोष ही बताना है, तो इसका एक ये भी दोष है कि नियोजन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सफल हो गए। नियोजन अगर किया गया है तो उसके सारे फंक्शंस को एक्सिक्यूट करना भी जरूरी है बढ़िया से। अगर बढ़िया से एक्सिक्यूट नहीं किया जाएगा तो ये जरूरी नहीं है कि आपने प्लान कर लिया है तो सफल ही हो जाएंगे। कोई दिक्कत?
अब हम लोग देखने वाले हैं बाबू नियोजन प्रक्रिया अथवा नियोजन की प्रक्रिया में निहित आवश्यक कदम, यानी कि जब एक नियोजन होता है तो उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया हम लोगों को लेके चलनी पड़ती है, कौन कौन से कार्य होते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहला उसमें कार्य होता है उद्देश्यों की स्थापना करना। जब कभी हम नियोजन करने जाएंगे किसी संस्था के लिए, किसी संगठन के लिए, किसी व्यवसाय के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उद्देश्यों की स्थापना करेंगे। यानी कि हम जो नियोजन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, क्या हमारा लक्ष्य है। सबसे पहले क्या निर्धारित होता है, लक्ष्य, उद्देश्य। यानी कि हमारा जो नियोजन हो रहा है उसका लक्ष्य क्या है। उसके बाद जो है नियोजन परिसर को विकसित करना। जब हम लोग अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तो हम लोग नियोजन का एक संगठित रूपरेखा बनाएंगे कि उसमें कितने लोग होंगे, कैसे कार्य होंगे। समझ में आ रहा है। सिर्फ एक आदमी के सोच देने से नियोजन नहीं हो जाता है। घर थोड़ी है तुम्हारा कि तुम सोच दिया कि शाम को 20 लोगों को खिलाना है तो कैसे खिलाना है। व्यवसाय है, व्यवसाय का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और व्यवसाय के हर विभाग के विशेषज्ञ अलग अलग होते हैं। सब लोगों की राय लेके प्लान होता है, सब लोगों के। अच्छा, परिवार में ही कोई काम करना हो तो हम लोग परिवार के सभी सदस्यों को बैठा के राय लेते हैं कि नहीं लेते हैं। नहीं लेंगे तो मुंह फुला लेगा ना जी। घर में कोई फंक्शन है और उस पर अगर किसी से राय नहीं लिया गया है तो उससे कोई बात कहिएगा तो मुंह सीधा करके बतिएबे नहीं करेगा। तो सबकी वही अगर थोड़ा सा खाली पूछ लिया गया तो वो भी खुश है, भाई हमसे भी पूछा गया है। तो इसी तरह से प्लानिंग जब करना होता है बाबू, तो हम लोग जो है नियोजन परिसर को विकसित करते हैं, उसमें सभी पक्षों के लोगों की बातों को सुनते हैं, अवलोकन करते हैं और तब प्लान करते हैं। तीसरा है बाबू वैकल्पिक क्रियाविधियों की खोज करना। अब इसको समझिए, वैकल्पिक क्रियाविधियों की खोज करना, एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। वैकल्पिक क्रियाविधि क्या है, तो देखिए प्रत्येक काम को करने के बहुत सारे विकल्प होते हैं। हमने पहले भी बताया आप लोगों को कि प्रत्येक काम को करने के बहुत सारे विकल्प होते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति कौन सा विकल्प चुनता है जो उसके लिए ठीक होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि संस्था में जितने भी क्रियाविधि करनी है या कार्य करना है, उन सब के लिए जो भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं उनको हम क्या करते हैं, खोजते हैं, तब सर्वोत्तम का चयन करते हैं। जितने विकल्प हैं सबको ढूंढ के लाते हैं और उसमें से जो सबसे बेस्ट है हमारे लिए उसका चयन करते हैं। ठीक है। चौथा जो है विकल्पों का मूल्यांकन और चयन करना। जो विकल्प हम चुन के लाते हैं, जो भी विकल्प, जैसे हमने अभी बताया कि प्रत्येक काम को करने के बहुत सारे विकल्प होते हैं, उसको हम चुन के लाते हैं, फिर उसके बाद हम उनका मूल्यांकन और चयन करते हैं। मूल्यांकन का मतलब कि हम ये जानते हैं कि विकल्प उसमें से बेस्ट कौन सा है और उसकी लागत कितनी है, ये संस्था के लिए ठीक है कि नहीं है, ये व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो उसका मूल्यांकन करते हैं और तब चयन करते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट। पांचवा है व्युत्पन्न योजनाओं का निर्माण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ऐसी योजनाओं का निर्माण करते हैं जो कि स्वभावतः उत्पन्न हो जाती हैं व्यवसायिक संगठन। कर्मचारियों को का सहयोग प्राप्त करना। इसके बाद हमारे यहाँ जो भी स्टाफ्स हैं, जो भी हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, उनका सहयोग हम प्राप्त करते हैं, यानी कि उनका मदद लेते हैं। वे लोग हमारे लिए काम करते हैं, सहयोग देते हैं। इसके बाद है योजनाओं को कार्यान्वित करना। जब कर्मचारियों का सहयोग हमको प्राप्त होने लगता है तो उन योजनाओं को हम लागू कर देते हैं, यानी कि हम संगठन पर वो योजना अप्लाई कर देते हैं कि भाई अब इसके अकॉर्डिंग काम होगा। और उसके बाद होता है अनुवर्तन, फॉलोअप। जब कोई योजना लागू कर दी जाती है बाबू, उसके बाद अब ये देखा जाता है कि कार्य अपने जो उद्देश्य निर्धारित था, जिस तरह से हमने विधि व्यवस्था बनाई थी, उसके अनुरूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम अब खाली फॉलो अप करते हैं कि जो प्लान हमने बनाया है उस प्लान के अकॉर्डिंग सब लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं।
तो ये होती है 8 टोटल नियोजन प्रक्रिया के कदम। एक नियोजन प्रक्रिया के कदम या नियोजन प्रक्रिया में निहित आवश्यक कदम ये 8 होते हैं। क्लियर? देखिए यहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले इस चैप्टर को 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। जो प्लानिंग चैप्टर चल रहा है इसको 2 पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं नियोजन का अर्थ, इसकी विशेषताएं, महत्व, दोष, आवश्यक कदम और एक प्रभावी नियोजन या एक अच्छी नियोजन की विशेषता। ये हम लोग पहले यूनिट में और दूसरे यूनिट में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं इसके विस्तृत अध्ययन पे, जहां हम लोग जानेंगे कि बजट क्या है, नियम क्या है, नीतियां क्या है, कार्यविधि क्या है। ये सब जो है दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहले यहाँ पे कि एक प्रभावी नियोजन का आधार क्या होता है या एक श्रेष्ठ नियोजन में कौन कौन सी बात होनी चाहिए। एक अच्छी प्लानिंग अगर होती है तो इसमें कौन कौन सी बात होनी चाहिए। यानी कि यदि हम प्लान कर रहे हैं किसी संगठन के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी व्यवसाय के लिए, तो उसमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। देखिए बाबू, सबसे पहले कि अस्पष्ट उद्देश्यों पर आधारित। यदि हम कोई योजना बना रहे हैं तो सबसे पहले उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होना चाहिए, अस्पष्ट होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। अस्पष्ट रहेगा तो समझ में आसानी से आएगा। यानी कि जो उसका उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं हो, जो भी उसको देखे आसानी से समझ ले। दूसरा है बाबू मित व्ययिता। मित व्ययिता का मतलब होता है कम खर्चीला। यहाँ पे इकोनॉमिकल, इसका मतलब होता है कम खर्चीला। यानी कि अक्सर नियोजन करते वक्त ये ध्यान में रखा जाता है कि जो नियोजन हम कर रहे हैं उसका खर्च बहुत ज्यादा ना हो, उसका खर्च जो है वो ठीक ठाक हो, रेंज में हो। तो इस प्रकार से बाबू जब भी हम कोई नियोजन बनाएं तो उसके खर्च पर भी ध्यान देना है कि उस नियोजन पर किया जाने वाला खर्च हमारे व्यवसाय के हिसाब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है बाबू, यहां देखिए आप, तीसरा है सरल, सिंपल। उसके बाद देखिए नियोजन जो भी बने सरल भाषा में बनना चाहिए, सिंपल बनना चाहिए, जिससे कि कोई भी उसको देख के समझे, कोई गलत फहमी में ना पड़े, जो भी बातें हैं स्पष्ट रूप से सबको समझ में आए। ये किसकी जरूरत है, एक अच्छी योजना की। एक प्रभावी नियोजन के लिए उसका सरल होना भी बड़ा जरूरी है, सिंपल होना भी बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर सिंपल नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा, तो फिर सब समझ में नहीं आएगा तो कोई काम कैसे करेगा। इसके बाद है बाबू लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए लचीलापन का मतलब है कि जब हम कोई नियोजन बनाते हैं तो उसको फ्लेक्सिबल रखना जरूरी होता है, क्योंकि हम नियोजन भविष्य से रिलेटेड करते हैं। अब भविष्य से रिलेटेड होने की वजह से बीच बीच में बदलाव करने की संभावनाएं भी हो सकती हैं। जहां हमको जरूरत पड़ेगा हम बदलाव करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना बाबू। हाँ, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हम प्लान कर दिए ठीक है, लेकिन हमारे समक्ष अगर उससे भी बढ़िया विकल्प आए तो हम उसमें परिवर्तन कर सके। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए हमने प्लान किया यहां से पटना जाने का, बाई बस हमने प्लान किया है, और अचानक से हम बस स्टैंड पर पहुंचे तब तक कोई हमारा मित्र मिल गया जो पटना जा रहा है अपनी गाड़ी से, पर्सनल गाड़ी से। उसने हमको ऑफर किया कि भाई आप हमारे साथ ही चलिए। तो अब अगर हम रिजिड प्लान पे हैं तो नियमतः हमें क्या करना चाहिए, हमको बस से ही जाना चाहिए, क्योंकि प्लान बस ही का हुआ था ना, प्लान में उल्लेखित है कि बस से जाना है। लेकिन अगर
हमें इस बात की छूट है कि आप बस टैक्सी कार कैसे भी जाइए, इस समय तक आपको वहां पहुंच जाना है, सिर्फ समय दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, अपने मित्र की गाड़ी से चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी नियोजन बने तो उसमें लचीलापन होना चाहिए, बदलाव की संभावनाएं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा बाबू तो फिर उस प्लान में आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। योजना को व्यवहारिक होना चाहिए। अब एक और चीज है, यहां समझिएगा व्यवहारिक का मतलब क्या है, कि जो भी प्लान हम बना रहे हैं वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्लान शुड बी प्रैक्टिकेबल, यानी कि ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए जिसका किसी पर गलत प्रभाव पड़े। प्लान ऐसा होना चाहिए जो होने लायक हो, जिसकी जो है व्यवहारिकता समझ में आए, यानी वो लागू करने योग्य होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, प्लान लागू करने योग्य होना चाहिए, उसको पूरा किया जाना चाहिए। उचित समझ, कभी भी योजना, खैर जो लोग प्लान करेंगे वो नासमझ लोग तो करेंगे नहीं, समझदार लोग ही प्लान करेंगे। तो बाबू प्लान जब भी होता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि प्रॉपर समझ वाले व्यक्ति ही प्लान करते हैं। अगर व्यक्ति के पास उचित समझ नहीं है तो वे व्यक्ति प्लान नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, अगर आपको प्लान चाहिए बढ़िया तो उसके लिए जरूरी है कि कौन से लोग प्लान को करें, उचित समझ वाले, यानी जिनके पास व्यवसाय के क्षेत्र का या फिर अन्य क्षेत्रों का उचित नॉलेज हो। अगर उचित नॉलेज नहीं है तो वे सही प्लान को एक्सिक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आज के क्लास में आप लोगों ने जो है वो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझा। सबसे पहले तो कि प्लान क्या है, यानी कि प्लानिंग क्या है, नियोजन क्या है। दूसरा, नियोजन में विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तीसरा, नियोजन के महत्व अथवा लाभ कौन कौन से हैं। चौथा, नियोजन की सीमाएं कौन कौन सी है। और पांचवा हमने देखा कि नियोजन में आवश्यक कौन कौन से कदम होते हैं। और हम लोगों ने अगला जो देखा वो देखा कि एक प्रभावी नियोजन, यानी एक इफेक्टिव नियोजन के लिए, एक इफेक्टिव प्लानिंग के लिए कौन कौन से तत्व उसमें होने चाहिए। ये टोटल हम लोगों ने टॉपिक्स को डील किया। अगले क्लास में इस चैप्टर का जो बाकी का पार्ट है उसको हम लोग डील करेंगे। आज के क्लास में इतना ही, क्योंकि क्लास बड़ा हो जाएगा, फिर आपको समझने में और नोट्स बनाने में दोनों में प्रॉब्लम होगी। धन्यवाद।